गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अगले वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और अपन पढ़ रहे थे ट्रांजिशन एलिमेंट्स के गुणधर्म यानी संक्रमण तत्वों के गुणधर्म, और उसमें अगला गुणधर्म है आज आयनन एंथैल्पी। दर्शाते किससे हैं अपन? डेल्टा आई एच से, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, यानी किसी तत्व के परमाणु में सबसे ढीले बंधे हुए बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को पृथक करने में जो एनर्जी खर्च करनी पड़ती है उसको आयनन एंथैल्पी कहते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं उसके आधार पर बदलती जाती है। पहला इलेक्ट्रॉन पृथक करेंगे तो उसको डेल्टा IH1 कहते हैं, दूसरा इलेक्ट्रॉन पृथक करते हैं तो IH2 कहते हैं, तीसरा इलेक्ट्रॉन पृथक करते हैं तो IH3 कहते हैं। और IH3 की वैल्यू हमेशा IH2 से और IH2 की वैल्यू हमेशा IH1 से ज़्यादा होती है। ये तो बात हुई सामान्य सी जानकारी की। अब आप जानते हो कि संक्रमण तत्वों में जब अपन स्कैंडियम से जिंक की तरफ बढ़ते हैं तो आकारों में सामान्यतया कमी आती है। नाभिकीय आवेश बढ़ने के साथ इलेक्ट्रॉन आंतरिक डी कक्षकों में प्रवेश करते हैं, और आंतरिक डी कक्षकों में जब इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं तो नाभिक का आकर्षण बल जो है वो डी कक्षकों के परिरक्षण प्रभाव के या आवरण प्रभाव के न्यून प्रभाव के कारण संतुलित नहीं हो पाता है। यानी नाभिकीय आवेश तो बढ़ता है और आवरण प्रभाव तुलनात्मक रूप से कम रहता है इसका डी कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का, जिसके कारण आकारों में क्या आती है? कमी आती है। ये तो चीज़ें अपन पढ़ चुके पीछे। क्लियर? अब देखो, जब बाईं से दाईं ओर चलते हैं आकारों में कमी आती है तो आयनन एंथैल्पी के मान बढ़ने चाहिए, आयनन एंथैल्पी इंक्रीज होनी चाहिए। लेकिन यहाँ क्या है, 3D संक्रमण श्रेणी की आयनन एंथैल्पी की बात करें तो उसमें अनियमितता पाई जाती है। इस तरीके से कभी बढ़ते हैं मान, कभी कम होते हैं, कभी बढ़ते हैं, कभी कम होते हैं, कभी बढ़ते हैं, कभी कम होते हैं। इस प्रकार की प्रवृत्ति पाई जाती है जिसका हमारे पास कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि इस प्रकार से क्यों हो रहा है। तो चलिए इसमें थोड़ी सी अपन रीडिंग लगा देते हैं। क्या है? आंतरिक डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के बढ़ने के साथ नाभिकीय आवेश में वृद्धि के कारण श्रेणी में बाईं से दाईं ओर बढ़ने पर संक्रमण तत्वों के श्रेणी में आयनन एंथैल्पी में क्या होती है? वृद्धि होती है। तो यही तो बात है कि आंतरिक डी कक्षकों में जब इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो नाभिकीय आवेश में वृद्धि के कारण श्रेणी में बाईं से दाईं ओर, ये बाईं से दाईं ओर आयनन एंथैल्पी में क्या होती है? वृद्धि होती है, क्योंकि परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ नाभिकीय आवेश बढ़ता है और नाभिकीय आवेश जो है वो डी कक्षकों के आवरण प्रभाव या परिरक्षण प्रभाव कम होने के कारण संतुलित नहीं हो पाता है। क्योंकि आवरण प्रभाव और परिरक्षण प्रभाव या आवरण प्रभाव और नाभिकीय आवेश एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं। यदि आवरण प्रभाव कम है, नाभिकीय आवेश ज़्यादा है, तो फिर आकार में क्या आती है? कमी आती है। क्लियर? तो आंतरिक डी कक्षकों के भरने के साथ नाभिकीय आवेश में वृद्धि के कारण श्रेणी में बाईं से दाईं ओर बढ़ने पर संक्रमण तत्वों की श्रेणी में आयनन एंथैल्पी में क्या होती है? वृद्धि होती है, आयनन एंथैल्पी बढ़ती है। अब देखो, प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों की पहली 3 आयनन एंथैल्पियों के मान अपन ने देखे कि पहली से दूसरी, दूसरी से तीसरी आयनन एंथैल्पी के मान जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। अब इन मानों से अपन थोड़ा अनुमान ये लगा सकते हैं कि इन तत्वों की क्रमिक एंथैल्पी में वैसी वृद्धि या तीव्र वृद्धि नहीं होती जैसा कि असंक्रमण तत्वों में होता है, कि एक तत्व से दूसरे तत्व में जाने पर एंथैल्पी में इंक्रीज जो है वो ज़्यादा नहीं देखने को मिलता। किसी में 10 घट गई, किसी में 10 बढ़ गई, इस तरीके से अपने को देखने को मिलती है। क्लियर? यानी संक्रमण तत्वों की श्रेणी में आयनन एंथैल्पी में परिवर्तन असंक्रमण तत्वों की श्रेणी से कम होता है। संक्रमण तत्वों में परिवर्तन जो है वो कम देखने को मिलता है आयनन एंथैल्पी में, जबकि असंक्रमण तत्वों में आयनन एंथैल्पी में परिवर्तन ज़्यादा होता है, देखने को मिलता है। अब देखो,
उत्तरोत्तर यदि अपन प्रथम से द्वितीय, द्वितीय से तृतीयक आयनन एंथैल्पी के मानों की बात करें तो वृद्धि जो है बहुत अधिक होती है। यानी पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद दूसरा, दूसरा निकालने के बाद तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। तो तृतीयक आयनन एंथैल्पी के मान बहुत अधिक होते हैं। अब देखो 3D श्रेणी यानी स्कैंडियम से जिंक वाली श्रेणी की धातुओं की प्रथम आयनन एंथैल्पी की अनियमित प्रवृत्ति का कोई खास रासायनिक महत्व नहीं है, क्योंकि ये कभी बढ़ती है कभी घटती है। फिर भी ये स्पष्टीकरण अपन दे सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पृथक करने से 4s और 3D कक्षकों की आपेक्षिक ऊर्जाओं में परिवर्तन होता है। जैसे ही अपन एक इलेक्ट्रॉन हटाएंगे तो 3D और 4s की ऊर्जाओं में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, और ज़्यादा अंतर नहीं होने के कारण इनकी ऊर्जाओं में क्या होता है, परिवर्तन होता है। जब डी ब्लॉक के तत्व आयन बनाते हैं तो Ns इलेक्ट्रॉन N-1d इलेक्ट्रॉनों से पहले निकलते हैं। यानी 3D और यदि मैं 4s की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में से निकलेंगे, 4s में से, क्योंकि ये बाह्यतम है, और बाद में किस में से निकलेंगे, 3D में से। क्यों? क्योंकि ये अंदर स्थित है 3, उसके बाद ये चौथी मुख्य क्वांटम संख्या का मान 3 है, यहाँ 4 है। क्लियर? अब देखो आगे बढ़ते हैं अपन। जैसे जैसे 3D श्रृंखला के आवर्त में बढ़ते हैं तो स्कैंडियम से जिंक की ओर जाने पर नाभिकीय आवेश बढ़ता है, क्योंकि परमाणु क्रमांक के समानुपाती होता है नाभिकीय आवेश। परमाणु क्रमांक यानी Z समानुपाती Z इफेक्टिव यानी नाभिकीय आवेश। और वो किस पर प्रभावी होता है, इलेक्ट्रॉन पर, Z इफेक्टिव E। परंतु इलेक्ट्रॉन आंतरिक उपकोष के कक्षक यानी 3D कक्षक में जाते हैं। अंदर 3D फिर 4s। यह 3D इलेक्ट्रॉन 4s इलेक्ट्रॉनों को बढ़ते हुए नाभिकीय आवेश से उस स्थिति के मुकाबले कुछ अधिक प्रभावी ढंग से परिरक्षित कर सकते हैं, जिसमें बाह्य इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को परिरक्षित करते हैं। अब देखो यहाँ यह 3D इलेक्ट्रॉन 4s इलेक्ट्रॉनों को बढ़ते हुए नाभिकीय आवेश से उस स्थिति के मुकाबले कुछ अधिक प्रभावी ढंग से, यानी 3D इलेक्ट्रॉन जो है 4s इलेक्ट्रॉनों को, क्योंकि s जो है वो छोटे आकार के कक्षक होते हैं, d जो है वो बड़े आकार के कक्षक होते हैं, और बड़े जो हैं वो छोटों को बचा लेने की प्रवृत्ति ज़्यादा रखते हैं। यानी 3D का 4s पर क्या होता है, परिरक्षण प्रभाव लगता है, जिसमें बाह्य इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करते हैं, परिरक्षित करते हैं। तो 3D इलेक्ट्रॉन 4s इलेक्ट्रॉनों को बढ़ते हुए नाभिकीय आवेश से उस स्थिति के मुकाबले कुछ अधिक प्रभावी ढंग से परिरक्षित कर सकते हैं, जिसमें बाह्य इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को परिरक्षित करते हैं। यानी 3D कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन 4s कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को अधिक प्रभावी ढंग से क्या कर लेते हैं, परिरक्षित करते हैं, बजाय किसके, जैसे D इलेक्ट्रॉन है और अंदर के कक्षकों में उपस्थित D इलेक्ट्रॉन है, ये एक दूसरे को कम परिरक्षित कर पाते हैं। जबकि 3D में स्थित इलेक्ट्रॉन 4s कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को नाभिक के आकर्षण बल से बचाने की प्रवृत्ति ज़्यादा रखते हैं। ये बड़े आकार के हैं, ये छोटे हैं, और बड़े छोटों को बचा लेते हैं। किसके आकर्षण से, नाभिक के आकर्षण से, लेकिन बड़े बड़ों को नहीं बचाते हैं। यूँ याद रख सकते हैं अपन। क्लियर? अब देखो आगे बढ़ते हैं अपन। अतः परमाणविक त्रिज्या कम तेजी से घटती है। 3D का 4s पर क्या लगता है, परिरक्षण प्रभाव या आवरण प्रभाव लगता है, जिसके कारण परमाणविक त्रिज्या में कमी बहुत कम होती है या तेजी से नहीं होती है। इसलिए 3D श्रृंखला में इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा में मामूली वृद्धि होती है। यानी इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए जो एनर्जी है उसमें थोड़ी बहुत वृद्धि होती है। 2 या अधिक धनावेश वाले आयनों का DN विन्यास होता है, जिन पर पॉजिटिव चार्ज कितना आ जाता है, +2, उनका DN विन्यास हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनमें s कक्षक में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो सामान्यतः द्वितीय आयनन एंथैल्पी के मान में नाभिकीय आवेश में वृद्धि के साथ बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। द्वितीय आयनन एंथैल्पी के मान में नाभिकीय आवेश में वृद्धि के साथ बढ़ने की प्रवृत्ति की अपेक्षा होती है। क्यों? कि एक D इलेक्ट्रॉन दूसरे D इलेक्ट्रॉन को नाभिकीय आवेश के प्रभाव से परिरक्षित नहीं करता। अभी कह रहे थे अपन
कि एस कक्षक को डी बचा लेता है, डी इलेक्ट्रॉन एस इलेक्ट्रॉनों को नाभिक के आकर्षण से बचा लेते हैं, लेकिन डी को नहीं बचाता है। यानी डी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन दूसरे डी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को परिरक्षित नहीं करते हैं नाभिकीय आवेश से। क्लियर? क्योंकि एक डी इलेक्ट्रॉन दूसरे डी इलेक्ट्रॉन को नाभिक के आवेश से परिरक्षित नहीं करता है, क्योंकि इन दोनों का ही आकार बड़ा होता है। बड़े जो हैं आकार वाले कक्षक छोटे आकार के कक्षकों को नाभिक के आकर्षण से या उनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को बचा लेते हैं। इसका कारण डी कक्षकों की दिशा का भिन्न होना है। क्या कारण है? डी कक्षकों की दिशा का भिन्न होना है, क्योंकि डी कक्षक जो है आप जानते हो इस प्रकार के होते हैं, डबल डंबलाकार शेप। दूसरा डी कक्षक जो है वो उसकी दिशा भिन्न होगी, तो ये बड़े आकार के कक्षक एक दूसरे को नाभिक के आकर्षण से बचा नहीं पाते हैं। क्लियर? यद्यपि द्वितीय एवं तृतीय आयनन एंथैल्पी में निरंतर वृद्धि का प्रवाह Mn+2 Fe+3 आयन बनने में टूट जाता है। जैसे Mn+2 और Fe+3 आयन बनते हैं तो द्वितीय और तृतीय आयनन एंथैल्पी में जो वृद्धि का प्रवाह है वो टूट जाता है। दोनों ही आयनों में D5 विन्यास है। कौन सा है? D5 विन्यास है। इसी प्रकार का विचलन बाद की संक्रमण श्रृंखलाओं के संगत तत्वों में भी आता है। यानी यहाँ जब अपन पहुँचते हैं Mn+ से, Mn+ का मतलब प्रथम आयनन एंथैल्पी, और एक इलेक्ट्रॉन और निकालेंगे और Mn+2 बन जाएगा तो ये द्वितीय आयनन एंथैल्पी हो जाएगी। और जैसे ही Mn से Mn+2 में जाएंगे तो ये कौन सा विन्यास प्राप्त हो जाएगा? इसको D5। और D5 प्राप्त होने का मतलब ये है कि प्रत्येक डी कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, और एक एक इलेक्ट्रॉन जब उपस्थित होगा तो ये क्या होगा? स्थायी अर्धभरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, और स्थायी अर्धभरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा तो अब तृतीय आयनन एंथैल्पी के मान उच्च होंगे। द्वितीय आयनन एंथैल्पी के मान D5 विन्यास प्राप्त होने के कारण उच्च नहीं है। अब देखो आयरन की बात कर लेते हैं। आयरन होता है 3D6 4s2। जब इसकी तृतीय आयनन एंथैल्पी की देखो, दो तो ये चले जाएंगे तो द्वितीय आयनन एंथैल्पी हो जाएगी, और एक इसमें से जाएगा 3D6 है तो एक इसमें जाएगा, यानी तृतीय आयनन एंथैल्पी के मान जो हैं वो आयरन यानी Fe+3 के लिए उच्च नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन जाने के बाद देखो आयरन भी क्या प्राप्त कर लेगा? आयरन भी D5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेगा, और D5 क्या होता है? अर्धभरा और स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो मैग्नीज की तृतीय आयनन एंथैल्पी, मैग्नीज की कौन सी? मैग्नीज की तृतीय आयनन एंथैल्पी द्वितीय आयनन एंथैल्पी, प्रथम से द्वितीय आयनन एंथैल्पी, और आयरन की तृतीय आयनन एंथैल्पी के मान क्या होते हैं? उच्च नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि इस स्थिति में दोनों के ही D5 विन्यास प्राप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार का विचलन बाद वाले तत्वों में भी अपन देख सकते हैं। क्लियर? अब देखो आयनन एंथैल्पी का मान प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के नाभिक की ओर आकर्षण। अब नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण कितना है उस पर निर्भर करता है। एक तो आयनन एंथैल्पी का मान प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के नाभिक की ओर आकर्षण, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच प्रतिकर्षण, और विनिमय ऊर्जा यानी अपना स्थान जो इलेक्ट्रॉन परिवर्तित करते हैं विनिमय ऊर्जा, उस पर निर्भर करता है। किस किस पर? एक तो नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच में आकर्षण कितना है, फिर दो इलेक्ट्रॉनों के बीच प्रतिकर्षण कितना है, और विनिमय ऊर्जा। विनिमय ऊर्जा आप 11वीं क्लास में पढ़ चुके हो। इलेक्ट्रॉनों का ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा सकता है, 2 3 4 इस प्रकार के आदान प्रदान संभव हैं, और जितनी ज़्यादा विनिमय ऊर्जा होगी स्थायित्व उतना ही ज़्यादा होगा। तो ऊर्जा स्तर के स्थायित्व के लिए विनिमय ऊर्जा उत्तरदायी होती है। विनिमय ऊर्जा अपभ्रष्ट कक्षकों, अपभ्रष्ट कक्षक कौन से होते हैं? जिनकी ऊर्जा क्या होती है? समान होती है। जैसे D है, इसके अंदर 5 होती है, 3 और 2 5, पांचों की ऊर्जा क्या है? समान है। ये क्या है? समभ्रंश कक्षक, डीजेनरेट ऑर्बिटल या अपभ्रष्ट कक्षक कहलाते हैं। क्लियर?
तो विनिमय ऊर्जा अपभ्रष्ट कक्षकों में समदिश प्रचक्रणों के कुल संभव युगलों के लगभग समानुपाती होती है। समदिश का मतलब समान दिशा में, प्रचक्रण मतलब स्पिन के कुल संभव युगलों के लगभग समानुपाती होती है। जैसे ये तो हो गए अपभ्रष्ट कक्षक। अपभ्रष्ट कक्षकों में ये उपस्थित है इलेक्ट्रॉन और इनकी दिशा सबकी क्या है, समान है। अब यहाँ देखो कितने विनिमय संभव है, एक, इस इलेक्ट्रॉन का 2, 3 और 4, कुल संभव युगल के समानुपाती होती है। जितनी ज़्यादा क्या होगी, एक इलेक्ट्रॉन का अन्य इलेक्ट्रॉनों के साथ विनिमय होगा, उतनी ज़्यादा क्या होगी, विनिमय ऊर्जा होगी। क्लियर। अब देखो आगे बढ़ते हैं। जब अपभ्रष्ट कक्षकों में अनेक इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये तो हो गए अपभ्रष्ट कक्षक, इनमें अनेक इलेक्ट्रॉन हो गए, ये लो अनेक इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो निम्नतम ऊर्जा वाला स्तर वह होता है जिसमें अधिकतम कक्षकों में समदिश प्रचक्रण वाला एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। देखो सबकी दिशा समान है। ऊपरी प्रचक्रण को अपन यूं लिखते हैं, निचले प्रचक्रण को यूं लिखते हैं, क्लॉकवाइज को यूं लिखते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को यूं लिखते हैं। तो जब अपभ्रष्ट कक्षकों में अनेक इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो देखो अनेक इलेक्ट्रॉन है यहाँ, तो निम्नतम ऊर्जा वाला स्तर कौन सा होगा, न्यूनतम ऊर्जा कब होगी, जब अधिकतम कक्षकों में, ये अधिकतम कक्षक हैं पांचों में, समदिश प्रचक्रण वाला एक इलेक्ट्रॉन यानी समान दिशा में प्रचक्रण करने वाला एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, तब ऊर्जा क्या होती है, न्यूनतम होती है। तो देखो सब कक्षकों में समान दिशा में प्रचक्रण करने वाला एक एक इलेक्ट्रॉन है, इस स्थिति में ऊर्जा क्या होती है, न्यूनतम होती है। और ऊर्जा न्यूनतम होती है तो स्थायित्व अधिकतम होता है। विनिमय ऊर्जा का ह्रास होने से स्थायित्व बढ़ता है। विनिमय ऊर्जा क्या होती है, घटती है तो स्थायित्व बढ़ता है, और स्थायित्व बढ़ने से आयनन क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। अब देखो D6 विन्यास में विनिमय ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है। D6 कौन सा होता है, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब ये व्यवस्था जो है, यदि मैं इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेज दूँ, यहाँ भेज दूँ, तो ऐसी व्यवस्था बनी रहेगी। यानी एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, बाकी को में 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो D6 विन्यास में विनिमय ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है। क्यों, क्योंकि उसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना रहता है। क्लियर। अब देखो Mn+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 3d5 4s1। Mn का क्या होता है, 3d5 4s2 होता है। एक इलेक्ट्रॉन निकाला हुआ Mn+ में, तो ये हो जाएगा 3d5 4s1। और क्रोमियम Cr+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है d5। क्रोमियम का होता है 3d5 4s1। जब एक इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है तो बच जाएगा क्या, 3d5। अतः Mn+ की एंथैल्पी Cr+ से कम होती है। अब Mn+ में से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो ये Mn+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो क्या बन जाएगा, अर्धभरा d5 बन जाएगा। और जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसके पास पहले से ही क्या है, d5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। Cr+ के पास पहले से ही क्या हो गया है, d5 विन्यास है। और d5 विन्यास आप जानते हो अर्धभरा होता है, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 में से कितने भरे हुए हैं, 5। तो ये अर्धभरा स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। Mn+ के पास फिलहाल क्या है, अर्धभरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या अर्धभरा d5 विन्यास प्राप्त करने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन और निकालना पड़ेगा। तो इसलिए Mn+ की द्वितीय आयनन एंथैल्पी के मान क्या होते हैं, Cr+ की द्वितीय आयनन एंथैल्पी से कम होते हैं। क्लियर। इसी प्रकार से Mn+2 का विन्यास क्या हो जाएगा, d5 है। अतः Fe+2 की एंथैल्पी Mn+2 से कम है। अब Mn+2 ने क्या कर लिया, Mn+2 में जाते ही d5 विन्यास आ गया। लेकिन Fe+2 जब Fe+3 में जाएगा तो क्या प्राप्त होगा, Fe+2 जब Fe+3 में जाएगा तो उसको d5 विन्यास मिलेगा।
और D5 विन्यास जब एक इलेक्ट्रॉन और खोने से मिलेगा तो Fe+2 की तृतीयक आयनन एंथैल्पी, जब ये Fe+3 में कन्वर्ट होगा तो इसको D5 विन्यास प्राप्त होगा। तो Fe+2 की तृतीयक आयनन एंथैल्पी देखो Mn से कम है। क्यों? क्योंकि तीसरा इलेक्ट्रॉन जब ये खोदेगा तो क्या प्राप्त होगा, इसको स्थायी D5 विन्यास प्राप्त हो जाएगा। क्लियर? अब देखो इन धातुओं की निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था है +2। गैसीय अणुओं से M+2 आयन बनाने हेतु कणन एंथैल्पी के साथ साथ प्रथम और द्वितीयक आयनन एंथैल्पी की भी आयनन ऊर्जाओं की भी आवश्यकता होती है। M+2 आयन बनाने के लिए एक तो कणन एंथैल्पी और प्रथम और द्वितीयक आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जाओं की आवश्यकता होती है। प्रमुख पद द्वितीयक आयनन एंथैल्पी है, जिसका मान क्रोमियम और कॉपर के लिए अप्रत्याशित रूप से उच्च है। क्रोमियम और कॉपर के लिए आप जानते हो क्रोमियम जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3d5 4s1। इसकी द्वितीयक आयनन एंथैल्पी के मान उच्च क्यों है? तुम पहला निकल जाएगा तो s में 0 हो जाएगा। अब बच गया इसके पास D5, ये तो अर्ध भरा स्थायी है। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे स्थायी में से तो ज़्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। ऐसे ही कॉपर में, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3d10 4s1। पहला इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, प्रथम आयनन एंथैल्पी। अब D10 में से इलेक्ट्रॉन निकालना है, ये पूर्ण भरा स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ज़्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। जिनमें M+ आयनों का D5 और D10 विन्यास है, यानी इस प्रकार का स्थायी विन्यास है, इस कारण इनकी आयनन एंथैल्पी जो द्वितीयक है वो उच्च होती है। जिंक के लिए संगत मान कम होता है। जिंक के लिए द्वितीयक आयनन एंथैल्पी का मान कम होता है। जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d10 4s2 होता है। प्रथम आयनन एंथैल्पी में एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और द्वितीयक आयनन एंथैल्पी में दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो क्या बच जाएगा? 3d10 बच जाएगा स्थायी। यानी इसकी द्वितीयक आयनन एंथैल्पी के मान कम होते हैं, क्योंकि आयनन हेतु एक 1s इलेक्ट्रॉन निकलता है जिससे D10 विन्यास प्राप्त होता है। आयनन हेतु एक 1s इलेक्ट्रॉन निकलता है तो प्रथम आयनन एंथैल्पी, फिर एक और निकलता है तो स्थायी D10 विन्यास प्राप्त हो जाता है। अब तृतीयक आयनन एंथैल्पी में प्रवृत्ति 4s कक्षक के कारक द्वारा जटिल नहीं बनती है। D5 Mn+2 D10 जिंक+2 से एक इलेक्ट्रॉन हटाने में अधिक कठिनाई प्रदर्शित करता है। अब देखो D5 Mn+2 D10 जिंक+2 से एक इलेक्ट्रॉन हटाने में अधिक कठिनाई प्रदर्शित होती है, क्योंकि ये स्थायी इसका D5 है, इसका स्थायी D10 है। सामान्यतः तृतीयक आयनन एंथैल्पी पर्याप्त उच्च है। अब इनकी तृतीयक आयनन एंथैल्पी यानी थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो और ज़्यादा उच्च हो जाएगी, क्योंकि नाभिकीय आवेश बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो गई, नाभिकीय आवेश बढ़ गया है और नाभिकीय आवेश बढ़ने के साथ आयनन एंथैल्पी बढ़ती है। कॉपर, जिंक और निकल का तृतीयक आयनन एंथैल्पी के उच्च मान इंगित करते हैं क्यों न इन तत्वों को +2 से उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाएं इन तत्वों का +2 से उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्राप्त करना कठिन है, क्योंकि तृतीयक आयनन एंथैल्पी के ये स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर चुके। इसलिए अब इनका तृतीयक आयनन एंथैल्पी का मान जो है वो उच्च हो जाता है, और तृतीयक आयनन एंथैल्पी का मान उच्च होगा तो इन तत्वों का +2 से उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्राप्त करना क्या हो जाता है? कठिन हो जाता है। अब देखो, यद्यपि आयनन एंथैल्पियाँ ऑक्सीकरण अवस्थाओं के तुलनात्मक स्थायित्व से संबंधित कुछ मार्गदर्शन देती है, फिर भी यह समस्या बहुत जटिल है और तात्कालिक व्यापकीकरण हेतु संशोधनीय नहीं है। यानी आयनन एंथैल्पियाँ और ऑक्सीकरण अवस्थाओं के तुलनात्मक स्थायित्व से संबंधित कुछ मार्गदर्शन देती है, लेकिन फिर भी ये समस्याएं जो है अपन आंशिक रूप से डी ब्लॉक एलिमेंट्स या संक्रमण तत्वों के व्यवहार को समझ सकते हैं। पूर्णतया जो है अपन स्पष्टीकरण इनका नहीं प्राप्त कर पाते हैं। किन से? आयनन एंथैल्पियों के मानों से। क्लियर?
अब देखो डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं उनकी आयनन एंथैल्पियों का एक बार आप लोग नज़र लगा लो, इन पे नज़र दौड़ा लो कि ये देखो अनियमित प्रवृत्ति इनमें पाई जाती है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक तक। देखो ये है आयनन एंथैल्पियाँ, इनको थोड़ा सा आप लोग देख लो। 631, 656, 650, 53, 717, 762, 758, 736, 745, 906। यह है आयनन एंथैल्पी स्कैंडियम से जिंक तक। कोई स्पष्टीकरण नहीं है, कभी बढ़ जाती है, कभी कम होती है, कभी बढ़ती है, कभी कम होती है, लेकिन फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड की तरफ जाने पर हमेशा बढ़ती है। फिर देखो द्वितीयक आयनन एंथैल्पी के मान जो हैं वो कुछ के लिए कम है, कुछ के लिए ज़्यादा है। 1235, 1309, 1414, 1592, 1509, 1561, 1644, 1752, 1958, 1734। अब देखो जिंक की तृतीयक आयनन एंथैल्पी के मान देखो आप। जिंक की तृतीयक आयनन एंथैल्पी के मान यदि अपन देखें तो देखो कितना प्राप्त होता है, 3837। ये उच्च मान क्या प्रदर्शित करते हैं? ये उच्च मान ये प्रदर्शित करते हैं कि इसके बाह्यतम कोश में से तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, यानी ये 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निष्कासित नहीं करता है। तृतीयक आयनन एंथैल्पी के उच्च मान यह प्रदर्शित करते हैं। और ये 3D संक्रमण श्रेणी में यदि अपन आयनन एंथैल्पी में बात करें तो सबसे ज़्यादा तृतीयक आयनन एंथैल्पी ही जिंक की है। क्लियर? उससे पहले देखो कॉपर की भी तृतीयक आयनन एंथैल्पी के मान जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। शेष तत्वों के भी ज़्यादा हैं, लेकिन तुलनात्मक रूप से इनके सबसे ज़्यादा मान प्राप्त होते हैं। तो इन पर आप एक नज़र जो है वो आंकड़ों पर भी बना लीजिए।